क्लास 9th या 11th में आ गए, स्कूल में टीचर्स, गांव शहर में लोग और किसी फंक्शन में रिलेटिव आपसे न्यूटन लॉज के बारे में तो ज़रूर पूछते होंगे, तो क्या उसके भी कॉन्सेप्ट को किसी और को समझा पाना आपके लिए भी टफ है? तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट न्यूटन लॉ के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस लेक्चर में, जहाँ पर आज हम लोग न्यूटन के लॉज के बारे में बातें करने वाले हैं। आज हम न्यूटन के तीनों लॉ के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, सो डैट आप उसको दूसरों को भी समझा पाओगे। कोई आपसे अगर पूछेगा तो आप कभी कंफ्यूज नहीं करोगे। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। शुरू करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। शुरुआत करते हैं लेक्चर की न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के साथ। सबसे पहले हम लोग इसके स्टेटमेंट की बात करें। स्क्रीन के ऊपर आपको स्टेटमेंट दिख रहा होगा। इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, until and unless a net external force applied, body will maintain its state of rest motion and direction। यानी जब तक आप किसी भी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हो, तब तक जो बॉडी होती है वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट मोशन एंड डायरेक्शन को सेम रखना चाहती है, वो कभी चेंज नहीं करना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्क्रीन के ऊपर ये वीडियो चल रहा होगा, जहाँ पर ये एक बंदा है जो गोल्फ स्टिक से इस गोल्फ बॉल को जिस बेस पे रखा हुआ है उस पे हिट करेगा। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो जो बॉल है वो उसी पोजीशन पर रुकी रह गई है जब उसने गोल्फ स्टिक से उस बेस को हिट किया है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उस बॉल पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया गया, तो वो बॉल अपने जो स्टेट ऑफ रेस्ट है उसको चेंज नहीं करना चाहता है। ये हमारे पास न्यूटन का बेसिक सा फर्स्ट लॉ जो कहता है, व्हेनेवर देयर इज अ एक्सटर्नल फोर्स नॉट अप्लाइड ऑन अ बॉडी, then it will always remain its state of rest motion और डायरेक्शन हमारे पास। ठीक है, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ था। नाउ अब हम बात करते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। इसमें भी सबसे पहले अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं, स्क्रीन के ऊपर आपको डेफिनेशन दिख रहा होगा, जो कहता है The net external force acting on a body is directly proportional to rate of change of momentum with respect to time। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो एक्सटर्नल फोर्स लगता है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज होता है, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमारे पास कहता है, वो एक्सटर्नल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी एफ एक्सटर्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी बाई डी टी। अगर कोई क्लास 9th में है तो इतना ज्यादा इसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, बट क्लास 11th वाले के लिए जो डेरिवेशन अभी लिख के आएगी वो इंपॉर्टेंट रहेगी। क्लास 9th वाले भी एक फॉर्मूला बताऊंगा, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो एफ एक्सटर्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी बाई डी टी, एंड एज वी नो पी इज कॉल्ड एज मोमेंटम एंड मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। तो जब आप डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई वाला रूल लगाओगे तो आप यहाँ पर डेरिवेशन में स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, तो आपके पास जब मास की वैल्यू आप कांस्टेंट रखोगे, देन वी गॉट अ फॉर्मूला फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और जो फोर्स होगा वो नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा जो किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज करेगा, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ था। तो ये हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो वो मोमेंटम चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, और उसके जो मैग्नीट्यूड यानी उसकी जो वैल्यू आती है वो ma के बराबर होती है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब क्या न्यूटन का सेकंड लॉ सिर्फ इतना ही नहीं, न्यूटन का एक सेकंड लॉ में एक बात आपको और याद रखनी है, कॉज ऑफ एक्सेलरेशन भी यही होता है। मींस अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप बोलते हो एक्सेलरेटेड, यानी किसी ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन है, तो उसका कॉज क्या होता है? फोर्स होता है। तो हम लोग जो काइनेमैटिक्स पढ़ते हैं उसमें हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट के पास कैसे आता है? वो आता है फोर्स की वजह से। हम लोग न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। अब इसका भी स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन एंड दे ऑलवेज एक्ट ऑन अ डिफरेंट बॉडीज। यानी ये हमको यही कहता है कि जब भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है, यानी इफ देयर इज अ एक्शन, यानी अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो, देन देयर इज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी वो ऑब्जेक्ट भी आपके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाता है हमारे पास। बट द फैक्ट हियर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये हमेशा तो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर ही एक्ट करता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अगर आप अपने हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ो, उसको खींचना चालू कर दो, तो आप बोलो मैंने एक्शन किया बट रिएक्शन लगा के उसको झटका नहीं दे रहा है। तो ये सेम बॉडीज के ऊपर एक्ट नहीं करता है, दे ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। लाइक अगर आप एक दौड़ो और दौड़ते हुए और दीवार पे अपना पैर मारो, तो आप वहां पर देखते हो कि आपको पीछे की डायरेक्शन में पुश मिलता है, एक फोर्स लगता है, जिसके कारण आप धक्का खाकर पीछे आ जाते हो। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जब आप ऑब्जेक्ट पे, लाइक अगर आपने उस वॉल पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके ऊपर भी 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाती है। तो यही हम लोग
कहते हैं इफ देयर इज अ एक्शन देन देयर इज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन हमारे पास होता है, ठीक है। तो यही न्यूटन का यहाँ पे थर्ड लॉ है। बट यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी कि हमेशा जो होगा एक्शन रिएक्शन फोर्स वो टू डिफरेंट बॉडीज, हमेशा तो अलग अलग बॉडीज के ऊपर ही लगेगा, ठीक है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ न्यूटन का हो चुका है। तो आई होप अगर आपसे अब कोई भी न्यूटन लॉज के बारे में पूछेगा तो आप कंफ्यूज नहीं करोगे, आप उसको भी समझा दोगे, आप उसको भी बता दोगे और आपके सारे कॉन्सेप्ट इसके बारे में क्लियर हो गए होंगे। सो मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। No way.